अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बड़ी देर से आ गए आज आप लोग। सर मैं एक दफ़ा ग्रुप पे कह देती हूँ, आ जाएंगे स्टूडेंट लोग। जी जी कह दीजिए। जी तो ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी कल। यस सर, ये कंप्लीट हो गई थी। जी सर। अब देखें हमारे पास स्क्रीन पर एक स्नैप है एक सॉफ्टवेयर का। हाल दो के बड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है और इस पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डमी प्रोडक्ट्स हैं और जो डॉक्टर है वो भी डमी डॉक्टर है। राइट जी। तो इस स्नैप पे इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास डेटा है एक डॉक्टर का, डॉक्टर जेम्स एडम्स का। ठीक है। आप पहले तो इसको इस तरह से समझिए कि आपने एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन की। ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आपको लेट से के सदर का एरिया जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे दिया। आगा खान और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे दिया। अंकल सरिया हॉस्पिटल भी आपके पास है। ठीक जी। और तारिक रोड का एरिया भी आपके पास है। तो आपकी एक डिफाइंड जो है वो टेरिटरी है, जिस टेरिटरी में आपको लिस्ट दे दी कंपनी ने 250 डॉक्टर्स की। राइट। 250 डॉक्टर्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी कंपनी ने कि जी ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये हैं आपके कस्टमर्स। अब जब आप मार्केट में उतरते हैं, फील्ड में जब आप उतर रहे हैं, तो कौन सा कस्टमर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपकी लिस्ट में कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी आपकी प्रोडक्ट का नाम सुना तक नहीं है। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करते। नहीं करते तो क्यों नहीं करते। ठीक जी। और कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा जो आपका कंपटीटर है उसकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, कस्टमर की भी करते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं एज कम्पेयर टू कंपटीटर्स प्रोडक्ट। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब कुछ पता करने के लिए आपके पास एक सिस्टम मौजूद होगा, जिस सिस्टम को एक्सेस करके आप इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब लेट्स से कि अगर आप आगा खान हॉस्पिटल के एक फिजिशियन के पास आपने विजिट करना है, उस फिजिशियन ऑलरेडी कितना जानता है उस प्रोडक्ट के बारे में। राइट जी। अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं करता तो क्या उसके रीजंस हैं कि वो प्रिस्क्राइब नहीं करता उस प्रोडक्ट को। वो प्राइस का इशू है, सेफ्टी का इशू है, पैकेजिंग का प्रॉब्लम है, डोजेज फॉर्म का इशू है, या कंपनी के इमेज का कोई प्रॉब्लम है, या आपसे पहले जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाता रहा था उसके अपने रिलेशन उससे किसी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। प्रीवियस जो कॉल की गई थी उसको, जो प्रीवियस कॉल की गई थी उस प्रीवियस या लास्ट कॉल में उसके साथ क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ डिटेल उसको की गई। ठीक है जी। ड्यूरिंग द कॉल उससे क्या बातें आपने की, पोस्ट कॉल आपने क्या एनालिसिस किया उसके बारे में, ये सारा पता चलता है एक सिस्टम के थ्रू। अब जैसे कि इस सिस्टम में हमारे पास एक डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर जेम्स एडम्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट है हमारी नेप्रोजिन। इसकी कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री भी हमें इसकी मिल सकती है इस डॉक्टर की। ठीक है जी। ये हमारा फार्मूला है, प्रोडक्ट है ये हमारी नेप्रोजिन। इसके बारे में हम इस डॉक्टर के लिए जानना चाहते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है नेप्रोजिन, ये लिखता है 45%।
जो 45% एप्लीकेबल केसेस हैं, डॉक्टर एडम्स प्रिस्क्राइब्स नेट्राजेन इन 45% ऑफ एप्लीकेबल केसेस। जो एप्लीकेबल केसेस है जहाँ पर के हमारी प्रोडक्ट अप्लाई होती है, ऐसे केसेस में लेट से कि अगर माइग्रेन की प्रोडक्ट है हमारे पास, तो माइग्रेन के जितने पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं इस डॉक्टर के पास, उसमें 45% प्रोडक्ट हमारी लिखता है, 50% प्रोडक्ट जो है वो कंपटीटर की लिखता है, और 5% प्रोडक्ट जो है वो दूसरी लिखता है, दूसरे कंपटीटर्स में। ठीक है जी। देन ही प्रिस्क्राइब्स कंपटीटर इंट्रालेक्स 50% ऑफ द टाइम, यानी कि हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा ये कंपटीटर की प्रोडक्ट लिखता है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट भी लिखता है। अब ऐसे डॉक्टर के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 45% का शेयर तो वो हमें ऑलरेडी दे रहा है। अब इस डॉक्टर के लिए हमारा टारगेट ये होगा कि इस डॉक्टर से हम मज़ीद शेयर हासिल कर सकें। कम से कम पहले हमारा टारगेट ये होगा कि जो कंपटीटर के पास 50% जा रहा है, पहले इस 50% तक हम पहुंचे, इस कंपटीटर को इस डॉक्टर पर हम बीट करें। राइट जी। अगर हमें ये चीज़ पता ना हो, अगर हम डायरेक्ट जाके डॉक्टर जेम्स एडम्स को प्रोडक्ट की जो बिल्कुल बेसिक्स और ABCD चीज़ें हैं, जो बिल्कुल ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट का, वो बताना शुरू कर दें, तो ये डॉक्टर इस बात से नाराज़ हो जाएगा। इस बात से वो इरिटेट हो जाएगा कि जी बजाय आप जो 45% का वो शेयर हमारी प्रोडक्ट को दे रहा है, उस पर थैंक्सफुल होने के बजाय हम उसको ये उस पे ऊपर जाहिर कर रहे हैं, या हम अपनी लेकिंग्स उसको बता रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि आप हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह का जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जो मार्केट एक्टिविटीज़ के दौरान हमें रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसा कि हमने यहाँ देखा, अगर पूरे पाकिस्तान में 60,000 डॉक्टर्स हैं, 60,000 में से कार्डियोलॉजिस्ट कौन से हैं? लेट से कि हमारे पास एक कार्डियोलॉजी की प्रोडक्ट है, तो 60,000 में से थ्रू आउट द पाकिस्तान कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? एक जी, कार्डियोलॉजिस्ट में से FRCPS कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? पब्लिक प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? प्राइवेट प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? A क्लास के कार्डियोलॉजिस्ट कितने हैं? B क्लास के कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? C क्लास के कार्डियोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं? किस एरिया में कितने कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं? कौन से टॉप 10 कार्डियोलॉजिस्ट हैं? हाई पोटेंशियल के कार्डियोलॉजिस्ट कौन से हैं? एवरेज के कार्डियोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को वो प्रिस्क्राइब करते हैं? किस किस तरह के वो पेशेंट्स उनके पास रिपोर्ट होते हैं, किस किस तरह के डिजीज के साथ। ये एक इतना बड़ा, इतना वास्ट डेटा है जिसके लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज चाहिए। उस प्रॉपर स्टोरेज होने के बाद प्रॉपर रिट्राइवल चाहिए कि उस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हुई हुई है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसमें से रिट्राइव हो सके। इस इंफॉर्मेशन का फर्दर एनालिसिस और इस इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जो कि आगा खान और लियाकत नेशनल में वर्किंग कर रहा है, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मलिक हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहा है उसको उसके एरिया की इंफॉर्मेशन मिले। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए अलग से एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि अब इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो डेटा आता है वो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये वास्ट डेटा स्टोर होता है ताकि ड्राइव किया जा सके, एनालिसिस उसका हो सके और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जिस टाइम पर हमें वो डेटा रिक्वायर्ड हो, वो विद एक्यूरेसी, विद डिफाइंड टाइम एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वो डेटा हमें मिल सके। ये काम करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका कि एक स्टेप हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। तो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टुगेदर। ठीक है, ये सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है पीपल,
इक्विपमेंट में एंड प्रोसीजर्स पे, ताकि we can gather, sort, analyze, evaluate and distribute the needed, timely and accurate information, ताकि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम मार्केटिंग डिसीजंस बना सकें। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारी प्रोडक्ट 0% पे होती तो हम ये जानना चाहते कि क्या ये ऐसा फिजिशियन है जिसको हमारी कंपनी से कभी किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने या जो हमारी प्रोडक्ट का सेगमेंट है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप को लेकर किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कभी विजिट किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया कभी, इस फिजिशियन को कंपनी ने अप्रोच ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये कंप्लीटली कॉल जो होगी, पहली कॉल वो इंट्रोडक्शन कॉल पे चली जाएगी, जिसमें ना तो वो आपको एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जानता होगा, ना आपकी प्रोडक्ट्स को जानता होगा और ना ही कंपनी को जानता होगा। ठीक है जी। तो ये अगर 0% हमारे पास यहाँ पे होती तो यहाँ हमने एक अलग डिसीजन लेना था। जब ये 45% है तो हमारा डिसीजन एक अलग है कि हमने हमारा टारगेट अब इसको कंप्लीट करने का है, यहाँ से ज़्यादा शेयर देना है। हमने ये फाइंड आउट अब करना है कि कंपटीटर की प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा क्यों, क्या वजह उसकी हो सकती है। वो प्राइस का इशू है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम है, या कंपटीटर की कंपनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है फिजिशियन का, या कोई और रीज़न है। उस रीज़न को फाइंड आउट करके फिर जो है हम उसको सोल्व करेंगे। अगर ये हमारे पास 70% होता हमारी प्रोडक्ट का रेशो इस फिजिशियन के पास, तो यहाँ पर हमारी अप्रोच और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो ये डिसीजंस जो हमने लेने हैं वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वहाँ से हमने मार्केटिंग डिसीजंस लेने हैं। तो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ द पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, ताकि ये इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर सिस्टम्स जो है वो गैदर कर सके, सॉर्ट कर सके, एनालाइज, इवेलुएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन नीडेड है हमें टू मेक द मार्केटिंग डिसीजन। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पुट्स द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्मेट इनटू द हैंड्स ऑफ दोज हु मस्ट मेक डिसीजंस। ठीक है जी। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये फार्मास्यूटिकल सेल्स और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग दोनों के पास जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर की एक्सेस होती है, डिपेंडिंग ऑन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपडेट से कि अगर आप जो है वो सेल्स पे रीजनल मैनेजर हैं और आपके पास रीजन है साउथ रीजन, पाकिस्तान का साउथ रीजन है, तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी कंपनीज ज़्यादातर पाकिस्तान को 3 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, साउथ, नॉर्थ एंड सेंट्रल। तो साउथ में ये हमारा जो सिंध का एरिया है ये सारा आ जाता है रहीम यार खान तक। ठीक जी। उसके बाद सेंट्रल एरिया में रहीम यार खान से ऑनवर्ड और पंजाब का सारा एरिया शामिल होता है, और नॉर्थ में फिर हमारे पास केपीके का सारा जो है वो एरिया शामिल होता है उसको नॉर्थ में। तो ये 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अब अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके पास एरिया है लियाकत नेशनल, या चले मलिर और कोरंगी का एरिया है, तो मलिर और कोरंगी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, वो उस डेटा तक आपकी एक्सेस होगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इट मीन्स कि आपके पास, आप पूरे कराची को देख रहे होंगे। उस कराची में आपके पास एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके अंडर में काम कर रहा होगा, यानी कि आपको रिपोर्ट करता होगा। मलिर कोरंगी वाला भी, न्यू कराची का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी, और सेंट्रल कराची का रिप्रेजेंटेटिव भी। तो आपके पास जो एक्सेस होगी वो पूरे कराची की डेटा की होगी। इसी तरह से अगर आप रीजनल मैनेजर हैं और साउथ रीजन के रीजनल मैनेजर हैं, नॉर्थ के हैं या सेंट्रल के हैं, तो उस पूरे सेंट्रल रीजन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन जो है वो मार्केटिंग के ले सकें। ठीक है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम is a system which puts the right information at the right time in the right format into the hands of those who must make decisions. इसी तरह से अगर हम ये जानना चाहें प्रोडक्ट्स की, हम लास्ट 12 मंथ्स की सेल्स जानना चाहें, तो वो भी हमें इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अवेलेबल होती है कि हम हमारी प्रोडक्ट की
प्रीवियस 1 ईयर की, प्रीवियस 2 ईयर की, लास्ट 5 ईयर्स की या लास्ट 6 मंथ्स की सेल्स जो है वो जानना चाहें कि टोटल सेल्स इन 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 वैल्यू एंड टोटल सेल्स इन यूनिट्स जो है वो कितनी हुई है। आपके पास जो एरिया है मलिक और कोरंगी का, उसमें कौन सा केमिस्ट है जिसके पास आपकी हाईएस्ट प्रोडक्ट इन इन यूनिट्स में जो है वो सेल्स होती है। ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम्स मौजूद होती हैं। इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम्स विच गैदर इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास विद इन द फर्म, विद इन द कंपनी जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, बिलिंग, इनवॉइसेस, इन्वेंट्री या स्टॉक्स की वगैरह में जो इंफॉर्मेशन इंटरनली हमारे पास मौजूद होती है, उस इंफॉर्मेशन से ये उसका कंपोनेंट बनता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जैसे कि अगर हम ये जानना चाहें कि हमारी प्रोडक्ट आगा खान में ज़्यादा सेल होती है या लियाकत नेशनल में ज़्यादा सेल होती है, तो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं उसमें हम आगा खान की फार्मेसी की इनवॉइसेस निकाल लेंगे कि ये हमारे करंट मंथ में टोटल कितनी इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं आगा खान की और कितनी इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं लियाकत नेशनल की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। टोटल वैल्यू उसकी कितनी बनती है हमें पता चल जाएगा। ये हमारा इंटरनल डेटा होगा जिसकी बेस पे हम ये इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। देन एक चीज़ होती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम वो सिस्टम है या सेट ऑफ प्रोसीजर्स है या सोर्सेस हैं जिनको के मैनेजर्स यूज करते हैं टू ऑब्टेन एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिनेंट डेवलपमेंट्स इन द एनवायरनमेंट। हमारी प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारी मार्केट के हवाले से किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट्स मार्केट में हो रही हैं, कोई चेंज आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई थ्रेट आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में एक एग्जांपल देखी थी डोमिनो पिज़्ज़ा की, जिसमें कि उनके अपने वर्कर्स की वजह से एक नेगेटिव मार्केटिंग क्रिएट हो गई थी सोशल मीडिया पर। अब अगर ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम उनका डेवलप नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता कंपनी का, तो क्या होता है कि बहुत अरसे के बाद जाके पता चलता है या पता ही नहीं चलता कि ये सेल्स की डिक्लाइन हुई, क्या प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हुई थी। ठीक जी, हमारे पास शायद इसकी एक एग्जांपल आपको प्रीवियस भी डिस्कस मैंने शायद आपसे ये कर रखी है या नहीं, प्रीवियस सेमेस्टर में। जी मरियम, इसमें क्या आप देख रही है? मरियम है आप? जी सर, ये जो है एडवर्टाइजमेंट हो रही है जो आपने लास्ट सेमेस्टर बताया था टाइड डिटर्जेंट की। ठीक है। तो एक ऑयल स्पिल, लाइक आपने उसमें ये बताया था कि ऑयल स्पिलिंग हो गई थी, तो ये टीवी पर किसी कमर्शियल पे आ गया था, तो उससे ये बेनिफिट हो गया था उनका। ये टीवी पे आया था एक्चुअली न्यूज़ फीड में। जी सर, न्यूज़ चैनल पे हाँ, आपने बताया था। न्यूज़ चैनल में आया था लाइव, ये फुटेज थी जो कि न्यूज़ में आई थी और इस लाइव फुटेज को यूटिलाइज करते हुए एक जो है वो एडवर्टाइजमेंट बनाया गया सोशल मीडिया के लिए और विद इन 24 आवर्स उसको जो है वो सोशल मीडिया पे उस एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें जैसे कि आप देखें फॉक्स न्यूज़ का। जी सर, बिल्कुल इसको यूटिलाइज करते हुए और इसमें ये ब्रांड हमें नजर आ रहा है, ये रहा टाइट और ये टाइट, इसको यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से 2014 में व्हेन आई वाज वर्किंग इन सनोफी एवेंटिस, तो उसमें एक लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर में मेट्रोनिडाजोल जो कि फिलेजिल प्रोडक्ट है उसके हवाले से एक खबर से छपी थी फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ लगी थी कि ये फिलेजिल का इस्तेमाल जिगर के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है, यानी कि लिवर रिलेटेड जो है वो डिस्टर्बेंसेस, सीवियर डिस्टर्बेंसेस जो है वो खास करती है फिलेजिल। ये बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी साइंटिफिक डेटा के ये बात करने वाले ने न्यूज़पेपर, जंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ लगी थी। हाँ जी, तो कंपनी ने इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया तो उसके सेकंड डे, इमीडिएटली सेकंड डे पे जो है वो उसी न्यूज़पेपर में पे उसकी एपोलॉजी के लिए न्यूज़ छपी थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बहरहाल आया था, क्योंकि वो बात जब सोशल मीडिया पे चली जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है और उसको फिर काउंटर करने के लिए हमने
ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक जो है सिर्फ उस नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए सेपरेट एक कैंपेन जो है वो मार्केट में की थी थ्रू आउट द पाकिस्तान। राइट जी, तो ये हमारे पास इस तरह की चीज़ों को नोट करने के लिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों पर नज़र रखने के लिए मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। Alright, then marketing decision support system is defined as collected data that may be assessed and analyzed using tools and techniques that assist managers in decision making। यानी कि इस तरह के tools या techniques जिसमें के statistical चीजें जो है वो involve हो जाती हैं, ताकि जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसकी बेस पे हमारे पास फोरकास्टिंग हो सके। ठीक है जी, तो ये इस तरह के डिसीजन मेकिंग टूल्स, इस तरह के टूल्स से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इस तरह के टूल्स से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस पर फोरकास्टिंग या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं सिस्टम। देन फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च का है, जिस मार्केटिंग रिसर्च की बेस पे हमारे पास डेटा जनरेट होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है, तो ये हमारे पास था मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आइए जी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट्स, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिन पर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। ठीक है, जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिन पर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट प्रिस्क्राइबर है, राइट जी, जिस पर कि हम न्यू प्रोडक्ट फोरकास्ट के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम न्यू प्रोडक्ट एक मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स जो है वो लॉन्च करने से पहले, लेकिन एथिकली, जो हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स में देखा था, अप्रूवल के बाद। नाउ लेट्स से कि एक प्रोडक्ट हमारे पास जैसे है हुमीरा एक प्रोडक्ट है जो कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूटिलाइज होती है, सनोफी की प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारे पास फ्रांस में अवेलेबल है और दूसरे भी डेवलप कंट्रीज में अवेलेबल है। अगर हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं और इसकी हम फोरकास्ट देखना चाहते हैं कि ये कितनी एक फर्स्ट क्वार्टर में कितनी जो है वो सेल्स हो सकती है पाकिस्तान में, तो ये सब्सक्राइबर्स को हम अप्रोच करके और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू उनसे ये जानेंगे कि लेट से कि अगर हम पाकिस्तान में जिन सब्सक्राइबर्स के पास उस हुमीरा का पोटेंशियल है, 60,000 अगर टोटल डॉक्टर्स है पाकिस्तान में, 10,000 का पोटेंशियल है प्रोडक्ट हुमीरा का, उसमें से हम जो सैंपल साइज हमारा होगा उस सैंपल को अप्रोच करके देखेंगे कि उनमें से कितने लोग उस प्रोडक्ट को लिखना चाहेंगे, कितनी इंटेंसिटी से लिखना चाहेंगे और कितने विलिंग है उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए अगर पाकिस्तान की मार्केट में हम ये प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से लेट से कि एक प्रोडक्ट मार्केट में मॉलिक्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है मल्टीनेशनल का। ठीक है जी, हमारी कंपनी जो है वो नेशनल कंपनी है और उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज की वजह से सब्सक्राइबर्स से अच्छे रिलेशनशिप है। अब अगर आप ये फैसला करना चाहें कि मल्टीनेशनल का जो मॉलिक्यूल है उसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, अगर उसका जेनरिक हम प्रोडक्ट में मार्केट में हम उसका जेनरिक लेकर आए तो हमारे कस्टमर्स का एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के बारे में क्या होगा। ठीक है, तो ये एक फोरकास्ट हम उसकी बेसिस पे कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की सक्सेस मार्केट में किस तरह से होगी। अब लेट से कि हुमीरा अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं, आई डोंट नो कि अभी तक आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द प्रोडक्ट हुमीरा, उस टाइम पे पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ सकती थी कि उसका प्राइस डिफरेंस पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता था और उमूमन जनरली जो कस्टमर्स या पेशेंट्स उस प्रोडक्ट के बनते थे उनकी प्राइस रेंज से वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बाहर थी। ठीक है जी, तो अगर अब हमें 1000 पोटेंशियल कस्टमर है अगर कराची में, उसमें से हमने 100 सेलेक्ट किए हमारे सैंपल के लिए, उस 100 में से अगर 80 कहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो इस प्रोडक्ट का कस्टमर ही नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वो अपना अफोर्ड ही नहीं कर सकता हमारा पेशेंट, या हम किसी और वजह से इस प्रोडक्ट को नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियसली फिर वो प्रोडक्ट हम मार्केट में नहीं लेके आएंगे।
अच्छा, ये देन ब्रांड अवेयरनेस चूँकि हमारे उमूमन जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आती हैं वो बाहर से आती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बाहर से आती हैं, ब्रांड्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, राइट जी। तो वो ऑलरेडी जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है, उस ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान की मार्केट में आने से पहले, राइट जी। तो उस ब्रांड के बारे में ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स कितना जानते हैं, या अगर पाकिस्तान में भी अगर हमारा कोई ब्रांड आ चुका है तो उस ब्रांड के हवाले से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे ब्रांड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं जो कि सब्सक्राइबर्स को पता होना चाहिए और पता कितने हैं इनफैक्ट, ये जानने के लिए ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर ब्रांड नेम टेस्टिंग ये है जी। ब्रांड नेम टेस्टिंग फॉर एग्जांपल जी, ये कैसा है ब्रांड नेम? जी जनाब, क्या ख्याल है आपका इस पर? जी जानू भैया, मोहिब हसन, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इसके बारे में कोई सजेशन दें तो आप क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं है, तो ये मार्केट अगर है ड्रग तो है बस। अच्छा, नहीं लेकिन वो अभी तो देखिए ब्रांड नेम टेस्टिंग से भी मीन के हमने जो ब्रांड लेट्स से कि ये ब्रांड जो ना एग्जिस्ट करता है कनाडा में, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट हम मार्केट में सीटाग्लिप्टिन लेके आ रहे हैं, ठीक है, सीटाग्लिप्टिन मार्केट में लेके आ रहे हैं और इसी नाम से लाना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास 2-3 और ऑप्शन है, उनमें से कौन सा बेहतर होगा, कल्चरली कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, मेडिकली कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, इसके साथ साथ कौन सा ऐसा नाम होगा जो कि रिकॉल करना आसान होगा, जिसको पढ़ना आसान होगा, जिसको प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त लिखना आसान होगा। जी सर आपने लास्ट सेमेस्टर में ये सेम पिक्चर बताई थी हमें कि जो ब्रांड नेम हम वो देखते हैं कि लाइक आपने कनाडा की बात करी कि अगर ये रजिस्टर्ड है वहाँ पे ब्रांड नेम, तो हम ऐसा कोई ब्रांड लेकर आएंगे नहीं जो कि रजिस्टर्ड ना हो ऑलरेडी और जिसको पढ़ने में हम आसानी हो, ताकि हम प्रिस्क्राइब मतलब लाइक जो भी फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कनाडा में तो वो इजी उसको प्रिस्क्राइब कर सकें और पेशेंट के लिए भी इजी हो सके ना। सर जैसे मतलब अगर भले नाम आसान या मुश्किल वो तो एक अलग चीज, लेकिन अगर सर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर तो वो हम लीगली कर ही नहीं सकते ना। नहीं वो तो हम कर ही नहीं सकते, हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की ना। अब लेट से कि अगर हम ये जानूविया ब्रांड पाकिस्तान में लाना चाहते, जानूविया के नाम से लेना चाहते हैं और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट का नाम है खिंजेविमिन, एक ब्रांड का नाम है खिंजेविमिन, उसमें खिंजीवी का लफ्ज आता है। अब उसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, लेट से कि सिंगापुर में उसका हेड क्वार्टर है, सिंगापुर पाकिस्तान की मार्केट में लाना चाह रहा है, तो पाकिस्तान में जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो पहले ही कहेगी कि भाई ये नाम ठीक नहीं है, हमारे इलाके के हिसाब से जिस नाम में खिंजीर का लफ्ज शामिल आ रहा है वो वैसे ठीक नहीं है। जी सर, वो पहले ही स्टेज पे वहां से हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर ये जानू मियाँ की जगह जानू मियाँ होता, आप इसको समझ लें ये जानू मियाँ हो गया। अब ये दो इसमें जो है ना बड़े प्यारे लफ्ज आ गए, ये जानू भी आ गया और मियाँ भी आ गया, ठीक है। अगर आप जानू मियाँ का अगर हम प्रिस्क्राइबर्स के पास जाके पूछें कि भाई ये क्या नाम है, तो वो बोलेंगे कि यार हमारे तो पेशेंट ही हमारे पे हंसेंगे कि ये क्या नाम लिख के दिया है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की ब्रांड टेस्टिंग, आपकी बात ऑब्वियसली जो समझ आ ब्रांड गई। नेम्स हम सेलेक्ट एथिकल करेंगे, कल्चर और वैल्यूएबल नेम। जी हाँ, ब्रांड नेम जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके पहले स्टेज पे हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसकी देख लेंगे कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो तो हम पहले स्टेज पे कर लेंगे। अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी एडाप्टेबिलिटी, उनकी कल्चरल उनका जो या प्रैक्टिस वाइज जो उसका कोई लुक बन सकता है, तो वो कोई चीज़ और उसकी रीडेबिलिटी, उसकी रिकॉलेबिलिटी, और जब एक प्रिस्क्राइबर 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर जब उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती है तो कितनी जल्दी वो उसको लिख सकेगा, कितनी जल्दी ब्रांड का नाम जो है वो याद उसको आएगा। यानी कि जब वो सीटाग्लिप्टिन लिखना चाहेगा तो सीटाग्लिप्टिन कहते हैं, सीटाग्लिप्टिन जब उसके जहन में आएगा तो पहला ब्रांड उसके जहन में कौन सा आएगा।
तो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं जी ब्रांड टेस्टिंग में। देन ड्रग बेनिफिट की रेटिंग के हिसाब से कौन से बेनिफिट को सबसे ज़्यादा रेट कर रहा है प्रिस्क्राइबर, जो प्रोडक्ट का मैसेज हम उसको पहुंचा रहे हैं उस मैसेज को कितना जो है वो रिकॉल करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिस्क्राइबर एज अ सब्जेक्ट हम उससे जो है वो रिसर्च करते हैं। देन पेशेंट्स पर कंप्लाइंस क्या है जी, पेशेंट्स की हमारे प्रोडक्ट के हवाले से कंप्लाइंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज है, या कितना अच्छा लेवल है कंप्लाइंस का कंपेयर टू कंपटीटर प्रोडक्ट। देन प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री, जो पेशेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्रीज क्या है, कितने कंसल्टेंट्स लेवल से होके पहुंच के हमारे प्रोडक्ट पे कोई पेशेंट पहुंचता है, या हमारे प्रोडक्ट जब पेशेंट यूटिलाइज करना शुरू करता है तो ऑलरेडी कितनी डिजीज उसको हो चुकी होती हैं, ऑलरेडी कितने उसको जो है वो कंट्राइंडिकेशंस उसकी लाइफ में जो है वो दाखिल हो चुकी होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह क्या है, इवन के कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्होंने कि हमारी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया है। पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ के मैंने देखें, डायबिटीज़ में अमूमन लोग अपने जो प्रमोशनल मटेरियल है उस पर ये भी लिखते हैं कि जी ग्लोबली हमने इतने पेशेंट्स, इतने करोड़ पेशेंट्स हमने ट्रीट किए डायबिटीज़ के, विच कम्स इन पॉजिटिव एडवांटेज कि जी हमारी प्रोडक्ट का ये एडवांटेज है कि हमने पाकिस्तान में इतने लाख पेशेंट्स को हमने बेनिफिट पहुंचाया, हमारी प्रोडक्ट से बेनिफिट पहुंचाया, ये सारी चीज़ें भी। अच्छा जी, देन फार्मेसी होलसेलर पे उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल कंपनी, उसका क्या एटीट्यूड है, नेशनल कंपनी के टुवर्ड्स उसका एटीट्यूड क्या है, किसी एक गिवन फैक्टर के अगेंस्ट वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, उसमें क्या उसके एटीट्यूड है, प्रॉफिट मार्जिन पे क्या उसके एटीट्यूड्स हैं, प्रोडक्ट की स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या एटीट्यूड्स है, मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर्ड कोई डील्स, कोई पर्टिकुलर प्रमोशनल डील्स अगर उसको मिल रही हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो होलसेल पे क्या किस तरह से आता है। ठीक ठीक, तो ये हमारे पास कुछ सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सर ये मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर डील्स का थोड़ा समझा देंगे? द मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर्ड डील से भी मीन के अगर आप लेट से कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए वो चाहिए, फ्रीजिंग स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ठीक है जी। अब कोल्ड स्टोरेज अगर उसको कंपनी ये कहती है कि जी अगर आप हमसे इतना स्टॉक इस प्रोडक्ट का उठाएंगे तो ये कोल्ड स्टोरेज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो बायोलॉजिकल फ्रिज है ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने खर्चे पे। ओके सर। अब जैसे कि लेट से कि आपके एरिया में एक नया छोटा होटल खुल रहा है, राइट, जिसपे कि उस होटल पे कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल होंगे, तो अगर उसके पास पेप्सी का फ्रिज है तो उसने पेप्सी की प्रोडक्ट ज्यादा रखनी है, ऐसा ही होगा ना। यस सर। तो वो ये मैन्युफैक्चर, इसी तरह से कोई और ऐसी सपोर्ट या कोई और ऐसी डील जिसको के स्पॉन्सर करे मैन्युफैक्चर, उसका बेनिफिट दोनों को जाएगा, मैन्युफैक्चरर को इन टर्म्स ऑफ सेल्स जाएगा, होलसेलर को अपनी सेल्स पे भी जाएगा, उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, देन जी रिटेल फार्मेसीज, उनका अपना क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स डिफरेंट फैक्टर्स, इन्वेंटरी एंड स्टॉकिंग किसी रिटेल फार्मेसी वाले की जो है वो किस तरह से है, डेली परचेजिंग करते हैं, वीकली परचेजिंग करते हैं, मंथली परचेजिंग करते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स का कितना स्टॉक रखते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता कि बाई मंथली परचेजिंग करता है जी 15 डेज में करता है, अच्छा 15 डेज में स्टॉक कितना रखता है, इतना स्टॉक रखता है। इस केमिस्ट के पास हमारा सबसे पोटेंशियल एक प्रिस्क्राइबर बैठा हुआ है जो हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करता है, डेली बेसिस पे करता है, लेकिन ये हमारा जो फिजिशियन जितनी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करता है उसके नियरेस्ट केमिस्ट वाला जो केमिस्ट है वो इतना स्टॉक अपने पास नहीं रख रहा, तो इस चीज को भी हमने मेंटेन करना है। अगर वो स्टॉक नहीं रख रहा होगा और प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा होगा तो प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास से बाउंस हो जाएगी, अगर बाउंस हो जाएगी तो उसमें से 50% या एक सर्टेन पोर्शन पेशेंट्स का ऐसा होगा जो जाके वापस चला जाएगा उस फिजिशियन के पास कि भाई ऐसी प्रोडक्ट लिख के दो जो मार्केट से मिल जाए,
या पेशेंट ये समझेगा कि जी कोई ख़ास प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इसी डॉक्टर के आसपास ही मिलेगी या कहीं और नहीं मिलेगी, इस तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केट फोरकास्टिंग, अगर हम लेट से कि एक गिवन टेरिटरी के जो बड़े केमिस्ट हैं उनका डेटा हम निकालें कि जी लास्ट 6 मंथ्स में इनके पास हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से जा रही है, कितने यूनिट्स में जा रही हैं, कितने वैल्यू की जा रही हैं, उसका पैटर्न क्या है। ठीक जी। नाउ लेट से कि आप मार्केट में आपने एक नई टेरिटरी में काम करना शुरू किया जहां पर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी सिर्फ इस लेवल पे थी। ठीक है जी। अब जब आपने उस मार्केट में प्रमोशनल एक्टिविटी से स्टार्ट की, आपने फील्ड वर्क करना स्टार्ट किया, तो आपकी प्रोडक्ट्स की सेल उन केमिस्ट पे इस तरह से इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है जी। अब जब लास्ट 6 मंथ्स में आपके पास डेटा आ रहा होगा तो आप खुद भी एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी और आपकी कंपनी भी ये देखेगी कि आपके एरिया में ये जो है वो इंक्रीज साइज पे सेल जा रही है, इसलिए अगले 6 महीने के लिए आपको टारगेट बढ़ा के दे देंगे। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग होगी कि अगर हमने लास्ट ईयर में अगर 1000 यूनिट्स बेचे हैं किसी 10 केमिस्ट पे या किसी एक केमिस्ट पर, लास्ट 1 ईयर में एक केमिस्ट पे 1000 यूनिट्स हमारे गए हैं, उसमें पैटर्न हमारा ये था कि 800 से स्टार्ट होके फर्स्ट मंथ पे 800 से स्टार्ट होके और 12th मंथ तक वो 1000 यूनिट्स तक आया है। तो अब वी कैन फोरकास्ट कि जी अगले 6 मंथ्स में फर्दर 200 यूनिट्स का इंक्रीज आ जाएगा। 1000 यूनिट्स ऑलरेडी जाएंगे और 200 फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो रिटेल फार्मेसी से हमारे पास डेटा आता है, इसमें हमारे पास होती है फोरकास्टिंग, और जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की टेरिटरीज का जो हमारे पास डेटा होता है, जिस पर हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्रिस्क्राइबर हमारा प्रोडक्ट लिख रहा है, कौन से एरिया में हमारी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जाती है, ये डेटा हमें मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स से, जिसको जनरली हम कहते हैं IMS। इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के पास रिटेल फार्मेसीज का सारा डेटा जाता है, जिसकी बेस पे वो उससे हम पे कंपनीज डेटा खरीदती है और अपना एनालिसिस करती है। तो IMS का कुछ डेटा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा, उससे आपको फर्दर जो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट जी। तो इसका आई थिंक कि कोई मार्केटिंग रिसर्च से तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है जी। तो ये मैंने आपको दिखाई है पहले स्लाइड जी भाई, पहले सेशन में थी ये स्लाइड? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद नहीं थी। ओके जी। तो क्या देख रहे हैं आप इसमें? सर इसमें तो कुछ अजीब सी बात लिखी हुई है, टेक 1 टैबलेट बाय माउथ इनटू राइट आई। ठीक, तो ये एक फार्मेसी में होने वाला एरर है, प्रोबेबली एक फार्मासिस्ट का एरर है, फार्मासिस्ट का एरर। ठीक है, मुझे सही से याद नहीं है कि मैंने इसको क्यों इसमें रखा है, शायद बस यही चीज़ दिखाने के लिए रखा होगा। मार्केटिंग से तो आई डोंट थिंक इसका कोई रिलेशन है। बस इस तरह से रिलेशन है कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी होगी तो आपकी प्रोडक्ट की वजह से और फार्मासिस्ट के एरर की वजह से कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये वो सोचते रहेगा कि मैं ये काम मैं कर कैसे सकता हूँ। Alright, then continues. We continue to research subjects. Hospital pharmacy is the preferred route of administration. जिस तरह से कि आपने कुछ हॉस्पिटल्स में यकीनी तौर पे सुना होगा, या ऐसी क्लिनिक या ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आप जाना चाहें या कोई आपको जाने का मशवरा दे, तो आपके जहन में ये बात आएगी कि यार ये तो इंजेक्शन 2 इंजेक्शन लगाए बगैर तो कम से कम छोड़ते ही नहीं है पेशेंट। जी, ऐसा कोई आता है आपके जहन में, कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई आपका फैमिली फिजिशियन? यस सर, अक्सर क्लिनिक्स में होता है कि इंजेक्शन लाजमी लगाते हैं। लगाया जाता है जी। तो हॉस्पिटल्स में प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है? अगर प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है और हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो सारी जो है वो IV में है, तो क्या उन हॉस्पिटल्स की मार्केट